हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्क मेजरमेंट। ये हमारी सीरीज काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसमें हमारे ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं पहले, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जिस लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स, और उसकी स्टार्टिंग हमने की थी टाइम स्टडी टेक्निक से। और आज उसी के कंटिन्यूशन में हम आगे के टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और टाइम स्टडी के बाद हम जो हमारी अगली टेक्निक है, अगली मेजर टेक्निक है, वो होती है आपकी पीएमटीएस, दैट इज प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। क्या होती है पीएमटीएस? इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो डाटा स्टडी। इसमें क्या करते हैं, हम अपने टास्क को, अपने जो बड़ा काम है हमारा, जो हमें काफी मुश्किल टास्क लग रहा है, उसको हम छोटे छोटे स्मॉलर एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि उनको छोटे मोशंस में डिवाइड कर देते हैं। और ये पीएमटीएस एक तरह का वर्क मेजरमेंट टेक्निक है, जिसमें हम टाइम का यूज करके ह्यूमन मोशंस को एक डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे स्टडी करते हैं, फिर उनका प्रॉपर डाटा मेंटेन करके उनकी स्टडी करते हैं। और इसका क्या बेनिफिट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमटीएस, पीएमटीएस है हमारे पास। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वर्क मेथड्स फॉर वेरियस जॉब्स। मींस इसका क्या काम है, वर्क वर्क मेथड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग वर्क मेथड है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम पीएमटीएस का यूज करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका, आ, किसी भी रेपिटेटिव काम को करने का, किसी भी रेपिटेटिव काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए, ताकि उसका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाए, उसके लिए हम पीएमटीएस का स्टडी करते हैं। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, एस्टिमेशन ऑफ वेज प्लान फॉर लेबर। लेबर्स की वेज का एस्टिमेशन लगाने के लिए भी हम पीएमटीएस का यूज करते हैं। इसके बाद और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट फैसिलिटेट मोटिवेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इट फैसिलिटेट इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स। यहाँ पे क्या काम है इसका, पीएमटीएस से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स की भी वर्कर्स की मैनेज कर सकते हैं कि उनको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इट असिस्ट्स इन मॉडल एनालिसिस। इट असिस्ट्स इन मॉडल एनालिसिस मीन्स किसी भी काम को करने से पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। उसी बेस पे फिर हम आगे अपना टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इट असिस्ट्स इन मेथड एनालिसिस, ये हम पढ़ चुके हैं। और द टाइमिंग फॉर वेरियस मोशंस कैन बी डन दैट कांट बी मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच स्टडी। मींस इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है, जो हम स्टॉप वॉच मेथड यूज करते हैं, टाइम स्टडी मेथड, जो उस टेक्निक से नहीं हो पाते मेथड, उसको हम पीएमटीएस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मींस इसमें हम टिपिकल टास्क भी इस टेक्निक से सोल्व कर सकते हैं। द टेक्निक इज मोर रिलायबल एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एज कंपेयर टू अदर टेक्निक। मतलब ये टेक्निक अदर मेथड से के कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल टेक्निक है। अब देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएमटीएस। सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए हम पीएमटीएस टेक्निक को यूज करते हैं वर्क ऑपरेशंस के लिए। देन कंपैरिजन ऑफ वर्क इन वेरियस फील्ड। कई फील्ड्स में हम कंपैरिजन करने के लिए काम का बीच में आपस में हम वहां पे पीएमटीएस टेक्निक का यूज करते हैं। कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं? मशीनिंग, ड्रिलिंग, एटसेट्रा। assembly of various components of disassembling them। मीन्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स की असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग होती है, उसकी स्टडी के लिए भी हम पीएमटीएस टेक्निक का यूज करते हैं। एंड देन अदर वर्क्स लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज और ऑफिस वर्क, कैलकुलेशंस ऑफ टाइम। और हम ऑफिस के अदर काम्स में भी कैलकुलेशन के लिए भी पीएमटीएस टेक्निक का यूज करते हैं, कि सही से हम एस्टिमेट लगाने के लिए कि इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट टेक्निक। अब हम स्टडी करते हैं अपनी सेकंड टेक्निक, जो भी मिलती जुलती आपकी पिछली टेक्निक से, पीएमटीएस से। पीटीएमएस था, अब ये है एमटीएमएस। इसका फुल फॉर्म है आपका मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम। मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चा।
अब इसमें क्या है, कहाँ से इन्वेंट हुआ मेथड? ये इन्वेंट किया आपका टाइम मेथड टाइम मेजरमेंट एसोसिएशन ने, मेथड टाइम मेजरमेंट एसोसिएशन ने इन्वेंट किया। एंड कौन से साल में? 1948। 1948 की बात हो रही है। 1948 में इन्वेंट हुई थी टेक्निक। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग द ह्यूमन मूवमेंट्स इन मोर डिटेल। इसमें क्या है, हम जो ह्यूमन मूवमेंट्स है आपकी, उनको ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए एमटीएमएस टेक्निक का यूज करते हैं। और जो इसमें टाइम मेजर किया जाता है वो आपका मिनट या सेकंड में नहीं मेजर किया जाता, इसके अपने ही एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं 1 TMU। 1 TMU इसका यूनिट है। और इसमें कितने मिनट होते हैं? 0.0006 मिनट। ठीक है, इस चीज का आप सभी ने ध्यान रखना है। और फॉर डिटेल एनालिसिस ऑफ वेरियस ह्यूमन मोशंस, predetermined values of time for each motion are calculated and added up in the end to obtain the basic time and standard time। इसमें बात हो रही है कि जहां पे हम ह्यूमन मोशंस को ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो उसमें हम प्री डिटरमाइंड वैल्यूज को, ईच मोशन को पहले कैलकुलेट करते हैं पिछले मेथड से, पीटीएमएस मेथड से, और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड अप इन एंड टू ऑब्टेन द बेसिक टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। वो स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन के लिए उसमें ये जो पीटीएमएस टाइम है उसको ऐड करके स्टैंडर्ड टाइम निकाल देते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है एमटीएमएस का प्रोसेस, वो आपका लगभग आपका सीमो चार्ट में जो हमने थर्बलिक्स पढ़े थे उसी की तरह ही है। इसका जो भी आपका मेथडोलॉजी है ये आपका उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इसमें हमने इसको वेरियस स्टेजेस में बांट रखा है। तो जो इसका पहला स्टेप है वो है आपका मूव। हमने क्या करना है, इट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जॉब फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है किसी जॉब की एक लोकेशन से अनदर लोकेशन में। और ये लोकेशन आपकी, ये मूवमेंट आपकी इनडेफिनेट लोकेशन भी हो सकती है और अप टू एग्जैक्ट लोकेशन भी हो सकती है। ठीक है जी। इनडेफिनेट का मतलब इसमें कोई हमारा फिक्स लोकेशन नहीं है कि हमने यहाँ तक जाना है। हम अपने टारगेट की सर्च में इनडेफिनेट पाथ तक चल सकते हैं, कहीं तक भी। द मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन, जो मूवमेंट है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले डेस्टिनेशन ऑफ जॉब, देन टाइप ऑफ मूव, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल मूविंग। ये सारी चीजें हैं जो आपके मूवमेंट को इफेक्ट करती हैं। अब इसमें और भी हमारी आगे के स्टेप्स हैं। मूवमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो पोजीशन है। पोजीशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ओरिएंटेशन ऑफ पोजीशन और चेंज ऑफ पोजीशन। इसमें हमने एक तो पोजीशन, कौन सी पोजीशन लेनी है उस पोजीशन को स्टडी करना है, और अगर पोजीशन को चेंज करना है तो वो भी इसी का ही पार्ट है। पोजीशन में हमने स्टडी करना है एमटीएमएस की कैलकुलेशन करते हुए। द टाइम डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ पोजीशन दैट इज सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल और सेमी सिमेट्रिकल। इसमें हम टाइम के तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल टाइम, नॉन सिमेट्रिकल टाइम एंड सेमी सिमेट्रिकल टाइम। ठीक है जी। मेनली दो ही टाइप है, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। और नॉन सिमेट्रिकल का दूसरा नाम है आपका सेमी सिमेट्रिकल। अब जो इसमें टीएमयू होता है आपका, जो यूनिट होता है जो मैंने आपको भी पीछे बताया, वो कितना देना है हमने? 5 to 12 TMU यूनिट देना है पोजीशन के लिए, पोजीशन की स्टडी करने के लिए। जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी रीच। रीच में क्या है, रीच डिफाइंस द डेस्टिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रीच डिफाइंस द डेस्टिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम फॉर रीचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे पहुंचना है तो हमने उसकी डेस्टिनेशन पता लगानी है, और उसके पास पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए हमें रीच स्टेप को कवर करना होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है ये स्टेप आपका? सबसे पहले टाइप ऑफ डेस्टिनेशन, किस तरह की डेस्टिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद टोटल डिस्टेंस मूव्ड, एंड थर्ड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ हैंड्स जॉब एट द स्टार्ट और एंड ऑफ जर्नी। तो ये आपके बेसिक तीन स्टेप्स हैं जिसके ऊपर रीच पोजीशन की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। और जो इसमें हमने यूनिट टाइम देना है वो कितना देना है? 2 to 6 TMU। ये TMU आपके यूनिट्स हैं जो कि एमटीएमएस सिस्टम में फॉलो होते हैं। देन देयर इज अनदर स्टेप, ग्रास्प स्टेप। फोर्थ स्टेप है ये आपका एमटीएमएस टेक्निक के अंदर। ग्रास्प मींस ग्रास्पिंग और होल्डिंग द जॉब। ये सारी चीजें हमने थर्बलिक चार्ट में भी पढ़ी थी, मैंने आपको सिंबल्स दिखाए थे।
सिंबल्स के साथ हम ये सारी स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। ग्रास्प का अलग सिंबल है, सर्च का अलग सिंबल है, रीच का अलग सिंबल है, ये सारे सिंबल हम पढ़ चुके हैं और उसी से मिलता जुलता ये सारे स्टेप आपके एमटीएमएस टेक्निक में भी रिपीट हो रहे हैं। अब ग्रास्प टेक्निक में क्या है, हमने होल्ड करना है जॉब को। द टाइम फॉर ग्रास्प डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ग्रास्प मोशन। अब ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, जो आपका ग्रास्प मोशन है उसके ऊपर। और ये कितना हो सकता है आपका टाइम, ये हो सकता है आपका 2 to 6 टीएमयू यूनिट तक। 2 to 6 टीएमयू यूनिट तक इसमें आपको वैल्यू हो सकती है ग्रास्प प्रोसेस में आपकी। देन अनदर स्टेप, टर्न एंड अप्लाई प्रेशर। टर्न एंड अप्लाई प्रेशर, इसमें क्या है, टर्न मींस रोटेशन और टर्निंग ऑफ हैंड। ये हम एमटीएमएस में हमने हर मोशन को डिटेल में स्टडी करना है और उसी के ही कंटिन्यूएशन में जब हम अपने अपने हैंड के मोशंस को स्टडी करते हैं, उसकी टर्निंग मोशन को स्टडी करते हैं, तो वो हम इस स्टेप के अंदर कवर करते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि टर्निंग जो हो रही है हमारी हाथ की, वो अब हमारे फोर आर्म से फोर आर्म के रिलेटेड कितने एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे कैसे हम टर्न ले रहे हैं अपने हाथ को। ठीक है, द टाइम फॉर टर्न डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टर्न, दैट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड आल्सो अपॉन द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ जो। क्या कह रहे हैं, जो इसमें टाइप ऑफ टर्न है, आपका हाथ का जो टाइप ऑफ टर्न है, ये आपका डिवाइड करता है तीन कैटेगरी पे। तीन तरह की कैटेगरी, आप स्मॉल स्मॉल टर्न कर रहे हो, मीडियम टर्न कर रहे हो, या फिर लार्ज टर्न कर रहे हो। ये डिपेंड करता है आपका डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ जॉब, कि आप कितनी रोटेशन ऑफ डिग्री के ऊपर काम कर रहे हो, जो आपका काम है। TMU for turning depends applying pressure, indicates how much pressure is applied to hold the job। इससे हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है कि किसी जॉब को करने में हमारे हैंड का कितना प्रेशर लगा है, क्योंकि जितना ज्यादा टर्निंग होगा उतना ज्यादा हमारा हाथ अंडर प्रेशर रहेगा। और इस काम को हमने जो कंप्लीट करना है वो आपको देता है 17 TMU तक आपका टाइम लग सकता है इस स्टेप के अंदर, इस कैलकुलेशन को करने में। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिलीज। रिलीज मींस ड्रॉपिंग और एक्विटेंस ऑफ जॉब। अब हमने क्या करना है, अपना जो टास्क होल्ड किया हुआ है उसको हमने वापस रख देना है अपने टेबल के ऊपर, और उसको क्या करना है, क्विट करना है, मतलब वहां पे सरेंडर कर देना है काम को। द रिलीजिंग ऑफ जॉब आइदर बी बाय ओपनिंग द फिंगर और रिलीज कैन बी कॉन्टेक्ट रिलीज। क्या होता है, ऐसे करके हम रिलीज करते हैं बाय ओपनिंग द फिंगर, और रिलीज कैन बी कॉन्टेक्ट रिलीज। और जैसे हमने किसी चीज को पकड़ा है तो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो कॉन्टेक्ट रिलीज कहलाएगा। ए गुड रिलीजिंग टाइम कैन बी अप टू 2 TMU। तो 2 TMU मतलब 1 मिनट। 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या है 0.006 मिनट है 1 TMU में। तो ये हो गया आपका 0.0012 मिनट का जो टाइम है आपका लगेगा रिलीज करने में किसी चीज को। ठीक है जी, सरफेस पे। देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, डिसएंगेज। ये भी आपका एमटीएमएस टेक्निक का पार्ट है। डिसएंगेज में क्या है, इसमें हमने डिसएंगेज करना होता है अपने अपने आप को जॉब के साथ, जॉब से अपने आप को डिसएंगेज करना होता है। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिसएंगेज टू जॉब्स और इजी टू डिसएंगेज देम। क्या कह रहे हैं इसमें, इट मे बी डिफिकल्ट टू डिसएंगेज टू जॉब्स। कह रहे हैं कि ये आपका कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है और कई बार इजी भी हो जाता है डिसएंगेज करना। और जो टाइम वेरी करता है आपका, वो होता है आपका 4 से 12 TMU तक। 4 to 12 TMU यूनिट्स तक आपका टाइम वेरी करता है इस टेक्निक के अंदर। और जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, आई ट्रेवल एंड आई फोकस। ये भी हमने देखा था, सर्च के सिंबल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं थर्बलिक में। आई ट्रेवल मींस मूवमेंट ऑफ योर आईज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड आई टाइम should not be exceeded 20 TMU. Eye focus means centering or line lighting your eye on a particular job, and for a good eye focus TMU should be nearly 7.3। क्या कहे हैं हम, आई ट्रेवल किस लिए करते हैं, आई फोकस ये मैंने आपको बताया था सर्च के लिए और लोकेट करने के लिए, किसी चीज को फाइंड करके लोकेट करने के लिए हम अपना आईज का मोशन करते हैं लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 20 TMU से, और जो आपका गुड टाइम है वो है आपका 7.3 TMU। इसमें इसके आगे भी कुछ स्टेप है हमारे एमटीएमएस टेक्निक में, लेग मोशन एंड फुट मोशन। लेग मोशन एंड फुट मोशन को स्टडी करने के लिए ये आपका स्टेप है।
Another motion in MTM system is leg motion and foot motion, that is movement of your body with leg and foot. इसका जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो है आपका 5.5 TMU पर फुट। तो ये तो हो गया हमारा MTMS मेथड। ये सारा हमारा कंप्लीटली एक तरह से थर्बलिक के ऊपर ही बेस्ड मेथड है। जैसे जैसे हमने थर्बलिक में अलग अलग स्टेप्स स्टडी किए थे, वो सारे स्टेप्स इसके अंदर आपके कवर्ड हैं, उनको हमने अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। और आज का जो लास्ट मेथड है वो हम स्टडी करेंगे, सेकंड लास्ट मेथड है सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज टाइम स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये एक तरह का वर्क मेजरमेंट टेक्निक है इन विच नॉर्मल टाइम इज कैलकुलेटेड for a new job by adding times from previously collected data on similar type of jobs। मीन्स जो हमारे पास एक सिमिलर जॉब का पुराना डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, उसी की हेल्प लेके हम करंट असाइनमेंट की टाइम को कैलकुलेशन करते हैं और उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक इज टू अवॉइड कंडक्टिंग टाइम स्टडीज अगेन एंड अगेन फॉर मशीन एलिमेंट्स और मैनुअल एलिमेंट्स। मीन्स हम एक ही काम को दोबारा से नहीं करना चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते सिमिलर टाइप की जॉब को, तो इसलिए हम पुराने डाटा की हेल्प लेके टाइम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका है सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज टाइम स्टैंडर्ड मेथड। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है, इसके 6 स्टेप है मेन। तो सबसे पहले देखना है हमने ऑब्टेन ऑल द पॉसिबल डाटा अबाउट द जॉब एंड रेलेवेंट डाटा फॉर दैट जॉब। हमने सर्च करना है जो भी हमारे पास पुराना डाटा है सिमिलर इसी तरह की जॉब का जो हम कर रहे हैं उसको इकट्ठा कर देंगे। ब्रेक द जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। हमने अपने जो डिफिकल्ट टास्क है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, जितना ज्यादा स्मॉल हो सके उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, द मैनुअल एलिमेंट्स इसमें द एलिमेंट होते हैं जो द एलिमेंट्स कैन बी मशीन एलिमेंट्स लाइक स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट ऑन लेथ मशीन। ये सारे आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसकी हम अलग अलग से स्टडी कर सकते हैं ब्रेक करके। एंड देन क्या करना है, तीसरा स्टेप है आपका कैलकुलेट द बेसिक टाइम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसको बेसिक छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसके लिए अलग अलग हमने बेसिक टाइम की कैलकुलेशन करनी है। और उसके बाद फाइंड वेरियस अलाउंस फॉर ईच एलिमेंट। फोर्थ स्टेप है, जो हमने अलग अलग एलिमेंट बनाए हैं उनका अलग अलग से वेरियस अलाउंस निकालने हैं और अलाउंस को हमने ऐड कर देना है बेसिक टाइम के अंदर, हर एलिमेंट का इंडिविजुअल। और उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा हर एलिमेंट का अलग अलग से। और जब हम अलग अलग से हम स्टैंडर्ड हर एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसीजर सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज टाइम स्टैंडर्ड का। अब इसके कुछ हमारे पास एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं मेथड के, तो वो हम देखते हैं। पहले एडवांटेज को स्टडी करते हैं। इट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग ऑफ वर्क एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है आपका, पीपीसी टेक्निक होती है, हमने देखा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर काफी यूज होती है। द टेक्निक इज रिलायबल एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये जो हमने मेथड स्टडी किया ये काफी रिलायबल है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपका। द टेक्निक टेक्स लेस टाइम टू डिटरमिन टाइम वैल्यूज इफ लाइब्रेरी ऑफ एलिमेंट टाइम वैल्यूज इज फॉर्म्ड वंस। क्या क्या है, ये आपका बहुत ही कम टाइम लेता है अगर एक बार हम इसका अच्छे से डाटा का लाइब्रेरी एक बना लें, पास्ट पुराने डाटा की सारे हम एक जगह पर अगर स्टोर करके रख लें, तो दोबारा से हम सिमिलर काम को करने लगेंगे तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो सारी रीडिंग हमारे पास पहले मौजूद होंगी। इट इज मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि हमें इसमें बार बार जॉब को रिपीट नहीं करना पड़ता सिमिलर जॉब को, तो ये हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है काफी मेथड। और इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, मोर टाइम फॉर टाइम स्टडी इंजीनियर एज द जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एलिमेंट। इसमें हमने देखा था कि हम इसको काफी छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए कई बार ये काफी लेंथी भी हो जाता है मेथड। सिंपल तो रहता है बट लेंथी हो जाता है। इनएक्यूरेसीज में रिजल्ट बिकॉज ऑफ इंटरपोलेशन एंड डिफरेंट एलिमेंटल कंडीशंस। क्या कहते हैं, कई बार इसमें रीडिंग्स जो हम पास्ट डाटा से उठाते हैं उसके कारण इसमें इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं। वर्क बिकम्स मोर टेडियस एज मोर स्किल एंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड। आपका जो वर्क है वो बहुत ही टेडियस हो जाता है। टेडियस का मतलब हमें बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, क्योंकि हमने छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दिया काम को और हर स्टेप को हमने काफी ध्यान से स्टडी करना है। अब इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज टाइम स्टैंडर्ड के।
कहाँ कहाँ पे यूज होती है ये टेक्निक? जॉब फॉर विच प्रीवियस डाटा इज अवेलेबल। ये हम देख चुके हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है इस एप्लीकेशन का, कि जहाँ पे प्रीवियस डाटा अवेलेबल हो उस तरह की जॉब्स को करने में यूज होता है। सेकंड, मशीनिंग प्रोसेसेस में। और थर्ड, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। देन मेंटेनेंस वर्क्स एंड द लास्ट सर्विसिंग ऑफ कंपोनेंट्स। जब हम कहीं सर्विस करने जाते हैं तो उसके लिए ये भी पुराना डाटा जो हम मेंटेन करते हैं वहां उसकी काफी जरूरत होती है। उससे आगे की सर्विस करने में हमें आसानी होती है उसका पास्ट रिकॉर्ड देख के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज टाइम स्टैंडर्ड्स में का यूज करने में आपका यूज होती है, ये सारी एप्लीकेशंस में। ठीक है जी। अब आते हैं हम लास्ट मेथड में आज के, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग क्या कहती है? दीज आर द वर्क मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एस्टिमेटिंग। ये हम एक तरह का एस्टिमेटिंग मेथड है ये वाला एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। इसमें क्या होता है? दिस टेक्निक इज लीस्ट डिफाइंड एज कंपेयर टू अदर मेजरमेंट टेक्निक्स। ये आपकी लीस्ट डिफाइंड टेक्निक है, बट इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। लीस्ट डिफाइनिंग का मतलब इसमें जो एक्यूरेसी आपकी वो ज्यादा थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टेक्निक्स जो हमने स्टडी की हैं। बट क्या करते हैं, ये आपकी हेल्प करती है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में। ठीक है, प्लानिंग के साथ साथ शेड्यूल करने में भी ये हमारा काम को आसान कर देती है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। एंड इट इज इकोनॉमिकल देन अदर। और इसका एडवांटेज है कि ये आपका इकोनॉमिकल है अदर टेक्निक के मुकाबले। An estimator breaks the work contents into various elements and utilizes his experience techniques. कौन करता है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग? जो आपका एस्टिमेटर होता है कंपनी के अंदर वो इसको करता है। और उसका क्या मेथड है करने का? वो ब्रेक कर देता है वर्क कंटेंट को स्मॉलर एलिमेंट्स में। जैसे हमने पीछे भी देखा था, पीछे पीछे वाले स्टेज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हम बड़े काम को छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर रहे थे, तो इसमें भी कुछ कुछ ये वाला फंडा सेम है आपका। Or for calculating the time for each work element, moreover the technique is helpful for repetitive jobs. क्या कह रहे हैं? अगर हम सेम एलिमेंट को अगर हम दोबारा फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर ईच वर्क एलिमेंट, हमने छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया काम को। अब हर काम को अलग अलग से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर द टेक्निक इज दिस टेक्निक इज हेल्पफुल फॉर रेपिटेटिव जॉब्स। क्या कह रहा है? ये टेक्निक ज्यादा हेल्पफुल है आपकी रेपिटेटिव जॉब्स में। एंड इट गिव्स द स्टैंडर्ड टाइम एट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। रेपिटेटिव जॉब में आपका स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए, जहां पे हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वैल्यू पता होती है, वहां पे हम इसका ज्यादा यूज करते हैं एनालिटिकल एस्टिमेटिंग का। और इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग? ये इसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर, ज्यादा लेंथी प्रोसेसेस के अंदर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के अंदर, ऑफिशियल ऑफिस वर्क के अंदर, एंड डिजाइनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, एंड लास्ट टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये सारी बेटा एप्लीकेशंस थी आपकी एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। डेट्स इट अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हमने 3 ही टेक्निक करनी है। थैंक यू बच्चों।